सुबह हो चुकी थी और जनरल रूट की सेना अपने सफर पर आगे बढ़ने की तैयारी में थी। सभी सैनिक अपने अपने काम पर लगे हुए थे। कोई टेंट को फोल्ड कर रहा था तो कोई घोड़ों की गिनती कर रहा था। कल रात की घटना के बाद पूरे कैंप में एक अजीब सा डर का माहौल था। सब चुपचाप अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी जनरल रूट अपने टेंट से बाहर आ गया। Now that is what I like. तुम सब अपने अपने वर्क को जल्दी जल्दी फिनिश करो। We will leave soon. अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, इसीलिए time is of great essence. Is that understood? Sir. Yes, sir. जनरल रूट ये देखकर खुश था कि उसकी पूरी यूनिट इस समय एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और चंद कदमों पर खड़ी एक कार्ट के पास जा पहुंचा। उस कार्ट के पीछे एक केज रखा हुआ था, जिसको इस समय एक मोटे कपड़े से पूरी तरह से कवर करके रखा गया था। Good morning, Count. I hope तुम्हें कल रात अच्छी नींद आई होगी। अरे, मैं तो भूल ही गया। काउंट को तो दिन में सोना पसंद है, but sadly, तुम दिन में भी नहीं सो पाओगे क्योंकि थोड़ी देर में हम आगे बढ़ने वाले हैं। What? No happiness? क्या हुआ, Count? तुम इतने साइलेंट क्यों हो? Anyway, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, काउंट ड्रैकुला। रूट के शब्दों में एक अजीब सा गुरूर था और उसके गुरूर की वजह जल्दी ही ड्रैकुला को पता चल गई। लास्ट नाइट मुझे मास्टर लूसीफर का मैसेज मिला। वो मुझसे बहुत खुश हैं और आज रात वो मुझे रिवॉर्ड देंगे, पर उससे पहले वो तुमसे बात करेंगे। यस काउंट, मास्टर लूसीफर आज यहाँ आएंगे। Aren't you happy? आखिर तुम भी तो उनका ही स्लेव है। अगले ही पल रूट को उस ढके हुए केज के अंदर से एक रूह कपा देने वाली आवाज सुनाई दी। I am no one's slave. वो दहाड़ इतनी जोरदार थी कि रूट भी 2 कदम पीछे हट गया। क्या बोला तुमने? लूसीफर आ रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस मॉर्टल रिलिम में कदम भी नहीं रख सकता है। यकीन ना हो तो खुद अपने मास्टर से पूछ लेना। बकवास! मास्टर जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। He is too powerful. सच बताना रूट, तुमने आज तक सिर्फ उसकी प्रोजेक्शन को देखा है ना? हाँ? तेरी खामोशी बता रही है कि मैं सच बोल रहा हूं। एक काम करना, अगली बार जब उससे बात हो तो पूछ लेना उससे। हाँ। ड्रैकुला की बातें सुनकर रूट को गुस्सा आ रहा था। वो भड़कते हुए बोला, तुझे क्या पता काउंट? तू तो बस एक प्रिजनर है, मेरा प्रिजनर। तेरा ये एरोगेंस मुझे अच्छा लगता है रूट, अच्छा लगता है। रूट, तुझे मारते टाइम मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। ड्रैकुला की तीखी बातों से रूट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में ड्रैकुला के शब्दों ने आग लगा दी थी। हाँ, सच तो यह है रूट कि तू बस एक सिपाही है, एन एक्सपेंडेबल सिपाही। जब तक लूसीफर को तेरी जरूरत है तू जिंदा रहेगा, उसके बाद तू ही बेकार की तरह फेंक दिया जाएगा। लूसीफर के लिए तेरी बस इतनी सी वैल्यू है। Once you're done, you will be dumped. You will be dumped. Shut up! I said shut up! रूट का गुस्सा अब उसके सहने की सीमा के पार जा चुका था। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और केज की तरफ तान दी। हाँ, क्या ये गन लोड होने की साउंड है? What happened, रूट? सच कड़वा लग गया क्या? इतना कड़वा कि तुम मुझे शूट करना चाह रहे हो, पर तुम कर नहीं पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ एक स्लेव हो।
तुम मुझे तब तक हर्ट नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारा मास्टर तुम्हें परमिशन नहीं देगा। यू आर जस्ट अ डॉग ऑन लूसीफर्स लिस्ट। डॉग। Don't you dare, Count! Don't you dare! गोली चलाओ, गोली चलाओ रूट। अगर तुम लूसीफर के पालतू कुत्ते नहीं हो तो गोली चलाओ। रूट के हाथ कांप रहे थे। वो गोली चलाना चाहता था पर ड्रैकुला गोलियों से नहीं मरता है। रूट को ये बात पता थी। I know what you're trying to do. पर मैं तेरे ट्रैप में नहीं आऊंगा। I know bullets तुझे मार नहीं सकती है, पर कुछ है जो तुझे जला सकता है। तुझे सनलाइट पसंद नहीं है ना काउंट? तेरे केज का पर्दा हटा के तुझे जलते हुए देखने का मन है मेरा, लेकिन मैं अपने मास्टर के ग्रैंड प्लान को नुकसान नहीं होने दूंगा। रात को मिलेंगे काउंट। Everyone, prepare to move. रूट वहां से जाने लगा और उसे अपने कानों में ड्रैकुला की आवाज सुनाई देती रही। यू आर जस्ट एन एक्सपेंडेबल रूट। लूसीफर ये जानता है, मैं ये जानता हूं, और तू भी ये जानता है। यू आर जस्ट एन एक्सपेंडेबल। जनरल रूट का कॉन्वॉय चलने के लिए तैयार था। उधर ओमकार, फ्रांसिस और अनीता भी चलने के लिए तैयार हो रहे थे। बांके चमार एक पेड़ के नीचे बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी एक आदिवासी वहां दौड़ता हुआ पहुंचा। सरदार, खबर बिल्कुल ठीक है। उन अंग्रेजा का कारवान में एक घोड़ा गाड़ी पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा है, जिसको उन्होंने मोटे कपड़े से ढक के छिपा रखा है। वो बात सुनते ही बांके ने बांसुरी रोक दी और उठ खड़ा हुआ। उसने तुरंत जोर की आवाज लगाई, रे सब लोग, चलन का वक्त हो गया है। ओमकार वहां से कुछ ही दूर पर खड़ा हुआ उनकी बातें सुन चुका था। वो तुरंत बांके के पास आया। क्या भाई, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं था क्या, जो आपने अपना आदमी भेजकर पता करवाया? बांके ने अपने दोनों हाथ ओमकार के कंधे पर रख दिए और उसको समझाते हुए बोला, जाना तो हम हिंदुस्तानी इतने सालों से गुलाम काहे हैं, क्योंकि हम बड़ी जल्दी कही सुनी बात सच मान लेते थे और फिर बाद में पछताते। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा कि वो बस व्यापार करेंगे और हम मान गए। फिर उनका पादरी कहे कि वो हमको जातिवाद से मुक्ति देंगे, हम मान गए। और इस सब में हमको पता ही नहीं चला कि कब वो हमारे मालिक बन गए। हम जात पात में बंटते रह गए और वो हमार सब कुछ ले गए। इसीलिए हम तब तक कोई बात पर 100% भरोसा नहीं करते हैं जब तक वो बात अपनी आंखन से देख न ले। बांके की बात सुनकर ओमकार और अनीता दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते रहे। तो अब आप पक्का हमारी मदद करेंगे? हाँ बहन, भले उस पिंजरे में जो है वो कोई अंग्रेज है, लेकिन वो अंग्रेजन की सेना का कैदी है, यानी अंग्रेज उसके दुश्मन है। तो फिर ऐसा ना आदमी का कैदी रहना ठीक नहीं है, पर ये काम आसान नहीं हुई। वो तो हमें पता है, इसीलिए ये काम दिन में ही करना होगा, क्योंकि रात को वो केज मतलब पिंजरे की सुरक्षा और ज्यादा होती है। रात को पिंजरे के आसपास पहरेदार बढ़ जाते हैं। नहीं, दिनवा में ये संभव ना ही हुई। चलती हुई फौज के काफिला पर हमला करना खतरे से खाली ना ही हुई। पर रात को तो उस पिंजरे के आसपास भी जाना नामुमकिन होता है। हम लोग 2 रातों से उनका पीछा कर रहे हैं, मगर रात को कुछ भी करना संभव नहीं था। अनीता की बात सुनकर बांके कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उधर फ्रांसिस ने ओमकार को इशारा करके अपने पास बुला लिया था। जैसे ही ओमकार उसके पास पहुंचा, फ्रांसिस ने पूछा, तुमने इस बांके को क्या बोला जो उसने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली और मुझे फ्री कर दिया? तुम यकीन नहीं करोगे, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो मैं किसी भी बात पर ट्रस्ट कर लूंगा। बताओ मुझे। बाकी सब तो सच ही बताया, पर बांके को ये नहीं बता सकता था कि ड्रैकुला क्या है।
इसलिए ये बोल दिया कि रूट के कब्जे में तुम्हारा बड़ा भाई है। कहो कैसी रही पादरी? लाइफ कितनी अजीब है। मैं यहाँ व्लाद को मारने आया था, फिर उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट की और फिर उसको प्रोटेक्ट भी किया। अब उसे बचाने निकला हूँ और जब लग रहा था कि इससे अजीब और क्या होगा तो तुमने मुझे उसका भाई डिक्लेयर कर दिया। मुझे तुम्हारे इस देश से और यहाँ के लोगों से प्यार होने लगा है ओमकार। सच में ये एक अलग ही दुनिया है। हिंदुस्तान चमत्कारों का देश है पादरी। अभी तो तुम्हें और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। तभी बांके ने जोर से आवाज दी, इस अंग्रेज के भाई का क्या करना है वो तो बाद में देख ली जाएगी, पर अभी तो जल्दी से जल्दी खिसकना जरूरी है, नहीं तो अंग्रेजन का काफिला हमसे बहुत दूर चला जाए। बाकी बात तो होती रही। अब समय आ गई बा आगे बढ़न के। चलो भाई सब लोग। बांके के आदेश देते ही वहां हलचल तेज हो गई। ओमकार ने नोटिस किया कि वहां करीब करीब 50 आदिवासी थे। उनके पास गिनकर 3 घोड़े थे जो उन्होंने कल रात अंग्रेजों को मारकर कब्जाए थे। बांके ने एक घोड़े की लगाम पकड़कर अनीता की तरफ बढ़ा दी। बहन आप घोड़ा पर चलो। अनीता ने लगाम पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी उंगलियां बांके की उंगलियों से छू गई और अगले ही पल अनीता का शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। अगले ही पल अनीता का कांपता हुआ जिस्म जमीन पर गिर गया। उसका शरीर हवा में सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सारे आदिवासी डरे हुए ये नजारा देख रहे थे। उधर ओमकार और फ्रांसिस दौड़कर अनीता के पास जा पहुंचे। अनीता जी क्या हुआ आपको? अनीता का शरीर अभी तक कांप रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली और गूंज उठा एक शब्द, मौत। मौत।